जैसा कि मित्रों, इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको भारत के उद्योग के संदर्भ में एवं उनके विकास की जो प्रणाली रही है और वर्तमान में क्या स्थिति है, इनके संदर्भ में डिटेल से समझाया था। राइट। आज का जो लेक्चर रहेगा वो भारत की जलवायु से संदर्भित है। ओके। आप जानते हो कि भारत की जो जलवायु है वो मानसून जलवायु क्यों कही जाती है, उसके पीछे क्या बेसिक कारण है, भारत की क्या कैसी स्थिति है, और भारत की स्थिति के अकॉर्डिंग ग्लोबल में जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंग ही आप जानते हो भारत की जलवायु को डिसाइड किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि वायु जो जलवायु को डिसाइड जो करता है उसका जो मुख्य कारक माना जाता है वो है सूर्य। और सूर्य की जो स्थिति रहती है वो आप जानते हो कि जिस प्रकार से सूर्य जो है वो चक्कर लगाता है, ठीक है, सूर्य जो है वो चक्कर लगाता है, तो सूर्य चक्कर लगाने के साथ साथ आप जानते हो पृथ्वी भी है वो चक्कर लगाती है। सूर्य भी चक्कर लगाता है, पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो इसकी वजह से पृथ्वी जो है अपना पूरा जो चक्कर कर लेती है वो घूर्णन पर वो एक दिन में पूरा कर लेती है। राइट। और सूर्य का जो चक्कर लगाती है पृथ्वी वो एक दिन में पूरा करती है। समझ रहे हो, एक दिन में पूरा करते हो। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी जो है वो एक दिन में सूर्य के प्रकाश के अकॉर्डिंग पूरा घूम जाती है। अर्थात इसका मतलब यह है कि अगर सूर्य की अवस्थिति जब पृथ्वी पर आती है, राइट, मान लो कि ये है आपका सूर्य, राइट, और ये है पृथ्वी, तो जब इसका प्रकाश आता है तो आप जानते हो पृथ्वी पे इस स्थिति में आएगा, राइट, इस स्थिति में आएगा, और जब पृथ्वी घूमेगी तो ये इधर भी आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा। ऐसे पृथ्वी जब पूरे एक दिन में चक्कर लगा लेती है तो आप जानते हो कि पृथ्वी पर प्रत्येक हिस्सा पर 24 घंटे में सूर्य का प्रकाश रहता है। समझ लो, 24 घंटे नहीं रहता है, 24 घंटे में पृथ्वी के एक एक हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पहुंच जाता है। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी जो है वो अपने घूर्णन अक्ष पर 24 घंटे में सूर्य का चक्कर लगा लेती है। समझ रहे हो, 24 घंटे में पूरा कर लेती है, एक दिन में पूरा कर लेती है। समझ रहे हो, जबकि आप जानते हो परिक्रमण जो काल होता है वो तो आप पता ही है 365 दिन में होता है, तो वो मुझे यहां नहीं पढ़ना है। मुझे केवल ये पढ़ना है कि जो भारत की जलवायु है, राइट, भारत की जलवायु है, इसको डिसाइड करने वाला मेन फैक्टर कौन है? सूर्य है। राइट। सूर्य के साथ साथ आप जानते हो भारत की जो अवस्थिति है वो आपको पता होनी चाहिए, उत्तरी गोलार्ध में है। राइट, उत्तरी गोलार्ध के पूर्व उत्तरी गोलार्ध में है। राइट। आप थोड़ा एक समझ लो, यहां पे आपको पता होना चाहिए कि भारत की जो अवस्थिति है, ये जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी में आप जानते हो ये है आपकी भूमध्य रेखा और ये आपकी ग्रीनविच रेखा मानी जाती है। ठीक है, तो यहां पर आपका भारत है। राइट, यहां पर आपका भारत है। ओके, ये जैसे भारत है तो ये भारत का कौन से क्षेत्र में है पृथ्वी के? तो ग्लोब में अगर इसकी अवस्थिति देखी जाती है तो ग्लोब में इसकी पड़ती है उत्तर पूर्व। इधर है उत्तर पूर्व। का मतलब यह है कि जो सूर्य है, पृथ्वी है, ये कहां पर है? ये है भारत के उत्तर पूर्व में। राइट, पृथ्वी के जो भारत है वो कहां पर है? पृथ्वी के उत्तर पूर्व में की क्षेत्र में अवस्थित है। इतना आपको पर्याप्त समझ में आना चाहिए। इसके बाद आप जानते हो कि जो सूर्य है वो पूरब से निकलता है। जब पूरब से निकलता है तो आप जानते हो सूर्य की जो स्थिति रहती है, सूर्य की जो स्थिति रहती है वो इस बेस पे रहती है। ठीक, और वो सूर्य जो है वो अक्षांशों को फॉलो करते हुए जाता है। राइट, सूर्य का जो प्रकाश है वो अक्षांशों को फॉलो करते हुए जाता है। ओके, तो अक्षांशों को फॉलो करते हुए जब सूर्य जाता है तो इसी से ये डिसाइड होता है कि यहाँ की जलवायु किस प्रकार की है। ओके, क्योंकि सूर्य जो है वो जलवायु को डिसाइड करने का मुख्य फैक्टर माना जाता है। इसी वजह से ये पता चलता है कि पृथ्वी के कौन से हिस्से पर किस प्रकार की वहाँ की जलवायु है, वहाँ पर किस तरह तापमान है, राइट, वहाँ पर कितनी सर्दी है। ये जो डिसाइड होता है ना, ये सूर्य के माध्यम से होता है। राइट, क्योंकि सूर्य जो होता है वो पूरब से पश्चिम की ओर चलता है। राइट, वैसे तो आप अगर देखोगे तो सूर्य जो होता है वो केवल कर्क और मकर रेखा पे ही रहता है, कर्क और मकर रेखा पे के बीच में ही रहता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो वो पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करता है। राइट, तो ये माइंड में आपके सेट होना चाहिए। तो ये जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है इसका कारण ये है कि पृथ्वी जो है उसके अपोजिट घूम रही है, पश्चिम से पूर्व, तभी सूरज है वो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है। समझ में आना चाहिए।
तो लेकिन ये कर्क और मकर रेखा के बीच में ही रहता है, सूर्य हमेशा जो है वो कर्क और मकर रेखा के बीच में ही रहता है। इसमें रहने का कारण ये है कि पृथ्वी जो है वो अपने 23.5 अंश से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, राइट। अपने से ये 23.5 इस प्रकार से ये झुकी हुई है। इसकी वजह से आप जानते हो जो सूर्य रहता है वो इसके कर्क और मकर रेखा पे रहता है। इसका मेन कारण ये है, फोकस ये है कि पृथ्वी अपने 23.5 अंश से झुकने के कारण 23 अंश झुकने के कारण इसकी सूर्य का जो प्रकाश रहता है, इसका जो प्रकाश रहता है वो लंबवत ऊर्ध्वाधर भी स्थिति को डिसाइड करती है पृथ्वी का झुकाव। ओके, तो ये भी समझ में आना चाहिए। तो आप जानते हो भारत की जलवायु के अंतर्गत पहले एक चीज और समझो। भारत की अगर जलवायु की बात करते हैं ना, भारत की जलवायु की अगर हम बात करें तो आपको एक चीज पता होना चाहिए। भारत की जो जलवायु है ये कौन सी जलवायु मानी जाती है? मानसून, राइट, मानसून मानी जाती है। मानसून जलवायु का मतलब ये है कि जो भारत में जो मानसून आता है वो डिपेंड करता है पृथ्वी के परिक्रमण काल पे, राइट, वो डिपेंड करता है पृथ्वी के परिक्रमण काल से। और आप जानते हो मानसून जो है, आप जानते हो मानसून जो है एक्चुअली में अगर मानसून देखा जाए तो आप ये चीजें समझ लीजिए कि ये मौसम को भी डिसाइड करता है। मौसम का मतलब ये है, जैसे ये अरबी भाषा का मान लो शब्द है, राइट, अरबी भाषा का शब्द है। तो जो 24 घंटे में पृथ्वी क्या कर लेती है? अपने अक्ष पे घूम लेती है। तो 24 घंटे में जो स्थितियां बनती हैं, 24 घंटे में जो स्थितियां बनती हैं वो उसका कहलाता है मौसम, राइट, वो उसका मौसम कहलाता है। यानी कि सुबह है आपको सर्दी लगेगी, दिन में दोपहर में गर्मी लगेगी, फिर शाम को सर्दी, रात में सर्दी लगेगी। तो ये जो 24 घंटे में सभी प्रकार की स्थितियां देखने को मिलती हैं, सर्दी गर्मी, तो ये जो डिपेंड हो रहा है ना, ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण हो रहा है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण हो रहा है। इसका अर्थ ये है कि मौसम जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है उसकी पृथ्वी के घूर्णन पे, राइट। और मौसम जो है एक्चुअली में मौसम जो है वो मानसून से ही मौसम निकलता है, राइट। मानसून जब आता है तो मानसून आने के बाद ही मौसम में एक्सचेंज देखने को मिलता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। ओके, तो जैसे मानसून आता है, सर्दी आ गई, मानसून मान लो, जैसे मानसून का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। मानसून आप जानते हो कि समय समय पे आपने देखा हो कि मानसून जो है जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून हुआ, जैसे ग्रीष्मकालीन मानसून हुआ, लौटता हुआ मानसून है, उत्तर पूर्वी मानसून है। ये जो मानसून है ना, ये जो भारत के मानसून है, ये भारत के मानसून एक्चुअली में जो डिपेंड हो रहे हैं, ये डिपेंड वहाँ की अवस्थिति के वजह से हो रहे हैं। दूसरा फैक्टर इसमें ये जिम्मेदार होता है कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर और परिक्रमण करती है तो ये भी आप जानते हो मानसून को निर्धारित करने में एक अहम भूमिका निभाती है, राइट। तो एक चीज जिम्मेदार समझ लो कि मानसून को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहले मानसून देखो होता क्या है, पहले ये समझ लो। जैसे आपने देखा हो कि भारत है, आप जानते हो भारत यहाँ पर है, राइट, भारत मान लो यहाँ पर है, ओके, जैसे ये है भारत। तो ये आपने देखा हो कि इधर से दक्षिण पश्चिम मानसून भी आता है, राइट, इसके बाद इधर से भी मानसून आता है, ओके। देखा हुआ आपने ग्रीष्मकालीन मानसून रहता है, लौटता हुआ मानसून। देखो दक्षिण पश्चिम मानसून तो इधर से मानसून है, इसके बाद लौटता हुआ मानसून ये है, ऊपर से आ रहा है, लौटता हुआ मानसून है, राइट। तो जिसे उत्तर पूर्वी मानसून भी बोलते हैं, इसे लौटता हुआ मानसून उत्तर पूर्वी मानसून भी बोलते हैं। तो आप जानते हो कि ये जो मानसून है, ये मानसून है, ये एक्चुअली में आ रहा है और वापस भी आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। ये आने जाने का पीछे क्या कारण है, इसमें कौन से ऐसे घटक जिम्मेदार हैं जिसकी वजह से ये मानसून आता भी है, जाता भी है? ये आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो देखो आज हम इन सभी क्वेश्चनों को हल कर देंगे, आज हम इन सभी क्वेश्चनों को सॉर्ट आउट कर देंगे कि ये स्थितियां क्यों बनती हैं, ये स्थितियां क्यों बनती हैं। तो पहले एक चीज माइंड में सेट कर लो, देखो कैसा। आप जानते हो कि जैसे आप जानते हो कि ये मान लो पृथ्वी है, राइट, ये आपकी पृथ्वी है और पृथ्वी में ये बीचों बीच से क्या है? भूमध्य रेखा, राइट, ये क्या है? बीचों बीच से भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा पे आप जानते हो सूर्य की अवस्थिति कब कब रहती है? ये रहती है आपकी 21 मार्च को और 23 सितंबर को, राइट, 21 मार्च और 23 सितंबर। ये समय ऐसा होता है जब पृथ्वी के बीचों बीच सूर्य, अर्थात पृथ्वी के जो भूमध्य रेखा है इस पर सूर्य का प्रकाश कैसा रहता है? लंबवत रहता है, ओके।
लंबवत रहता है। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि सूर्य जो फॉलो करता है, सूर्य का जो प्रकाश है वो अक्षांश को फॉलो करते हुए चलता है, अक्षांश को फॉलो ये करता है। इसका मतलब ये है कि मानसून को या जलवायु को डिसाइड करने का जो मुख्य कारण होता है वो होता है सूर्य। समझ रहे, कौन होता है? सूर्य होता है। सूर्य जो है एक्चुअली में देखा जाए किसी भी जलवायु या किसी भी मानसून को आने जाने में या वहाँ के मौसम के परिवर्तन में मेन जो फैक्टर है वो है सूर्य। और सूर्य आपको पता होना चाहिए, यहाँ ऐसी स्थिति में 21 मार्च और 23 सितंबर को जब सूर्य कर्क यहाँ पे भूमध्य रेखा पे इसका प्रकाश जाता है तो आप समझ सकते हो कि दिन और रात की जो अवधि रहती है वो एक समान रहती है, यानी कि 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात रहेगी। इसका रहने का कारण ये है कि पृथ्वी आप देखोगे बराबर दो भागों में विभाजित है भूमध्य रेखा से। पृथ्वी भूमध्य रेखा से दो बराबर भागों में विभाजित है। इसी की वजह से सूर्य का जो प्रकाश रहता है जितना इधर रहेगा उतना ही इधर रहेगा। मान लो सूर्य यहाँ पर है, ओके, तो सूर्य का प्रकाश इतना इधर रहेगा और उतना ही इधर रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 घंटे का दिन यहाँ पर है तो 12 घंटे की रात यहाँ भी होगी ना। जिस दिन 12 घंटे का दिन यहाँ होगा उसी समय 12 घंटे की रात यहाँ होगी। और जिस रात में ये 12 घंटे जब रात की होगी तो उस समय ये 12 घंटे का दिन होगा। इसका कारण यही है कि पृथ्वी भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है। समझ रहे हो? अब एक बात माइंड में आपके होना चाहिए कि आप जानते हो कि ये तो क्या है, भूमध्य रेखा। इसके ऊपर देखोगे यहाँ पर कौन सी है रेखा? कर्क रेखा है और ये है आपकी मकर रेखा, राइट। तो सूर्य जो है एक्चुअली में इनके बीच में ही रहता है, इनके बीच में ही रहता है। और इसके रहने का मैंने कारण बता दिया है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है तो उस हिसाब से पृथ्वी जो है अपना घूर्णन और परिक्रमण करती है। तो पृथ्वी पर जो सूर्य का प्रकाश है वो कर्क और मकर रेखा के बीच में ही रह जाता है, कर्क और मकर रेखा के बीच में ही रह जाता है, ध्रुवों पर कभी नहीं जाता है। क्योंकि पृथ्वी जो है एक्चुअली में आप देखोगे तो इस प्रकार से ऐसे नहीं घूमती है, पृथ्वी ऐसे नहीं घूमती है, कभी नहीं घूमती ऐसी। पृथ्वी जो है वो एक आधार पे बनती हुई घूमती है, मतलब एक अक्ष को निर्धारित करते हुए घूमती जाती है। कभी पृथ्वी इस प्रकार से नहीं घूमती है, ओके, मतलब इस प्रकार से कभी चौखटनुमा कभी पृथ्वी नहीं घूमती है। पृथ्वी एक अक्ष को बिंदु को मानते हुए एक धुरी पे घूमती है, राइट, ध्रुव पे घूमती है। इसलिए आप जानते हो यहां पर कभी भी प्रकाश नहीं जा पाता है। और दूसरा कारण इसमें है उसका झुकाव भी। समझ रहे हो? ये मुख्य घटक माने जाते हैं यहाँ कर्क और मकर रेखा पर सूर्य का प्रकाश होने का वजह है ये। समझ में आया? चलिए आप जानते हो जैसे ये आपका क्या है, मार्च है, यहाँ अप्रैल होगा, यहाँ मई है, यहाँ जून है। तो आप जानते हो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आप क्या समझे? आप यहाँ समझे कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना तो सूर्य का प्रकाश आप जानते हो ऊपर लंबवत होता जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे है मार्च, मार्च के बाद अप्रैल है, राइट, ये कौन सा है आपका? उत्तरी गोलार्ध है, ओके, ये है आपका उत्तरी गोलार्ध और ये है आपका दक्षिणी गोलार्ध। तो जैसे जैसे अगर ऊपर जाओगे, राइट, ऊपर जाओगे उत्तरी गोलार्ध की तरफ सूर्य जाएगा यहाँ पे अप्रैल, मई, जून, राइट। तो अप्रैल, मई, जून, जैसे अप्रैल पे जाओगे तो यहाँ देखा हुआ आपने, यहाँ पर जो जितने भी देश हैं, यहाँ पर जितने भी महाद्वीप में जो रहने स्थित जो देश हैं, यहाँ पर क्या रहेगा? सूर्य का प्रकाश लंबवत रहेगा, ओके, अप्रैल में। ऊपर जाओगे मई, अब मई में ये वाला जो क्षेत्र देख लो, मई, ठीक, ये देख लो आपका अप्रैल, समझ रहे हो? और ये है आपका जून, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। तो ये वाला जब क्षेत्र में जब प्रकाश जाता है, ऊपर वाले में जब सूर्य का प्रकाश जाता है, लंबवत प्रकाश जाता है, ओके, मान लो सूर्य यहाँ पर आ गया इस सब स्थिति में, और ऐसे में प्रकाश जब यहाँ जाता है, ओके, तो यहाँ पर जितने भी देश हैं यहाँ पर गर्मी रहेगी। क्या रहेगी? गर्मी रहेगी, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है वो लंबवत है। और सूर्य का जब प्रकाश लंबवत होता है ना तो वहाँ पर बहुत गर्मी रहती है, बहुत गर्मी रहती है। लेकिन सूर्य जो है ना वो दूरी पर है, सूर्य दूरी पर है, समझ रहे हो? देखो यहाँ पे आप जानते हो मंदाकिनी जैसे यहाँ पर है, ठीक है, तो हमारी जो आकाशगंगा है तो उसकी आप देखो नाभि, ठीक है, यहाँ पे कर लो। तो यहाँ वाली स्थिति और इधर वाली स्थिति आप देखोगे ना, इधर की अपसौर उपसौर की स्थिति, ठीक है, तो आप जानते हो कि ये वाली जो स्थिति है, ये वाली जो स्थिति है, ये जो स्थिति है पास की, तो ये उस समय अगर देखा जाए सूर्य का प्रकाश उस समय अगर देखा जाए तो ये जो स्थिति रहती है ना ये वाली,
ये कहाँ रहती है, ये रहती है आपकी मकर रेखा साइड में, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में। जबकि इधर वाली स्थिति जो है ना, ये वाली स्थिति जो है ये उत्तरी गोलार्ध में रहती है, ये उत्तरी गोलार्ध में रहती है। इसका मतलब आप क्या समझे, जब सूर्य का प्रकाश आप देखोगे यहाँ पर लंबवत आता है, सूर्य का प्रकाश लंबवत आता है, बहुत गर्मी होती है, लेकिन उस समय सूर्य जो होता है वो बहुत दूर होता है। यहाँ पे पृथ्वी है मान लो ये, ठीक, ये भी पृथ्वी, ये भी पृथ्वी है। तो जब कर्क रेखा पे सूर्य आता है, ऊपर साइड आता है, तो कर्क रेखा पर यहाँ पर इसका जो दूरी है ये बहुत ज़्यादा होती है, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। जबकि इधर वाली स्थिति देखोगे बहुत कम होती है। तो ये स्थिति जो है मकर रेखा पर बनती है, जाके जब इधर वाली स्थिति जो है ये कर्क रेखा पर बनती है। तो यहाँ आपने क्या समझा कि जैसे ही आप मार्च से ऊपर गुजरते हो, अप्रैल मई जून, तो सूर्य का जो प्रकाश है वो इस अक्षांश को फॉलो हुई करता जाता है, ऊपर जाओगे तो और अक्षांश को फॉलो हुई करते जाएगा, राइट। तो आप जानते हो जब प्रकाश, सूर्य का प्रकाश यहाँ आता है, तो इस समय यहाँ की अवस्थिति जो होती है वो 21 जून होती है, राइट। क्या होती है, 21 जून। और 21 जून पर जो सूर्य होता है वो कर्क रेखा को फॉलो करता है। किसे करता है, कर्क रेखा को फॉलो करते हुए जाता है। अब बात ये आती है कि जब कर्क रेखा को फॉलो हुए करता जाता है, तो उस समय देखा जाए तो सूर्य का जो तापमान रहता है, सूर्य का जो तापमान रहता है वो आप देखोगे इस कर्क रेखा पर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। इधर अगर ऊपर देखोगे तो इधर भी प्रकाश रहता है, इस क्षेत्र में भी रहता है, लेकिन बहुत कम। लेकिन ऊपर देखोगे तो प्रकाश पहुंचता ही नहीं, ध्रुवों पर प्रकाश कभी पहुंचता नहीं है, तो वहां पर वर्ष भर बर्फ ही जमी रहती है। चलिए, तो ये समझ में आया आपको। यही स्थिति आप इसके अपोजिट कर लो दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में आप जानते हो कि यहाँ पर जब सूर्य आता है, मान लो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या है, कर्क रेखा, फिर देखो यहाँ पे आया जून, फिर जुलाई में और नीचे आता है अगस्त, फिर यहाँ पे सितंबर पे भूमध्य रेखा पे आ जाएगा, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर को आ जाएगा आपका मकर रेखा पर, समझ रहे हो, दिसंबर को आपको मकर रेखा पे आ जाएगा। तो आपने क्या समझा, आपने यहाँ पे ये समझा कि जो सूर्य जो है वो अक्षांशों को फॉलो हुए करते हुए जाता है, अक्षांशों को फॉलो करते हुए जाता है, और उसके सामने आने वाले जितने भी देश हैं वहाँ पर जो तापमान की स्थिति रहेगी वो एक समान रहेगी। इसका मतलब ये है कि ये जो डिपेंड करता है ना, ये जो डिपेंड करता है ये वहाँ के मौसम एवं जलवायु को निर्धारित करता है कि सूर्य जो है, जैसे यहाँ पे मान लो आप, सूर्य का जो प्रकाश रहता है आप जानते हो इतने पे रहता है, कर्क और मकर रेखा पे हमेशा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक समान रहे। यहाँ पर जब सूर्य आता है तो इधर वाला प्रकाश बहुत कम हो जाता है, जब यहाँ पे सूर्य आता है तो इधर वाला जो प्रकाश है वो बहुत कम हो जाता है, इसलिए यहाँ पे जो ऊर्जा है वो नहीं मिल पाती है। लेकिन यहाँ पर जब रहता है तो एक समान ऊर्जा मिलती है। इसका कारण ये है कि सूर्य जब भूमध्य रेखा पे आता है तो कर्क और मकर रेखा पे जो स्थिति रहती है वो, जहाँ पर जितने भी देश यहाँ पे रहते हैं उनकी सभी की एक समान दशा होती है, एक समान अवस्था, एक समान जलवायु रहती है, समझ में आया। तो इसका यही मेन फैक्टर होता है मानसून को निर्धारित करने में। तो सबसे पहले एक चीज समझो कि भारत की अगर देखा जाए तो भारत में अगर आप देखोगे, भारत में अगर आप देखोगे तो भारत भी देखा जाए तो कहाँ पर अवस्थित है, तो भारत है आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो भारत के भी बीचों बीच से क्या गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। जब बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है तो भारत के, आप जानते हो जब कर्क रेखा गुजरती है तो सूर्य का जो प्रकाश है वो एक स्थिति में भारत की कर्क रेखा से भी गुजरता है, भारत की कर्क रेखा से भी गुजरता है। तो उस समय अगर आप देखोगे तो भारत में आप देखोगे ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकाल में, ठीक है, तो इतना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा, बहुत ज्यादा तापमान रहेगा। तो इसकी वजह से आप जानते हो कि इसके जो ITCZ होता है वो ऊपर खिसक जाता है, कर्क रेखा तक आ जाता है, लेकिन ITCZ जो है कर्क रेखा पे एक समान नहीं रहता है, उसमें असततता पाई जाती है, असततता पाई जाती है। वो अभी हम बताएंगे, समताप रेखा जो होती है वो एक समान नहीं होती है। वो एक समान ना होने के कारण यही है कि उसमें अगर आप देखोगे ना तो कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, इसकी वजह से कहीं पे जल है, इसकी वजह से आप जानते हो उसमें असततता देखने को मिलेगी कर्क रेखा पर भी। तो हमेशा याद रखना ITCZ जो है वो एक समान ताप की जो रेखा होती है वो एक सीधी रेखा में कभी नहीं मिलेगी, और वही मैन होती है किसी भी जलवायु को डिसाइड करने में। ITCZ है वो मैन होता है। तो आप एक माइंड में सेट करो, आपने क्या समझा। पहले तो आपने समझा मानसून को निर्धारित करने का जो कारण है वो है पृथ्वी का
परिक्रमण काल। ठीक। दूसरा अगर आप देखोगे, वो है आपका कोरियोलिसिस बल। देखो ये हमने आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं, यहाँ पे बार बार ये चीजें को दोहराएंगे नहीं, आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना, उसमें हमने डिटेल से समझाया है। ठीक। तीसरा अगर आप देखोगे तो ये जलवायु को डिसाइड करने के कारक अगर आप देखोगे तो इसमें और भी आप शामिल कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जब कर्क रेखा से सूर्य गुजरता है, राइट, कर्क रेखा से जब सूर्य गुजरता है, राइट, तो आप जानते हो इस पे आने वाले जितने भी देश हैं, इस पे आने वाले जितने भी देश हैं, उनकी जो जलवायु रहेगी एक समान रहेगी। कैसी रहेगी? एक समान रहेगी। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है वो इसको फॉलो करते हुए चलता है, इसको फॉलो हुए करते चलता है, राइट। तो इस प्रकार से आप ऐसे समझ सकते हो। तो आप इसमें यह भी कह सकते हो कि तापमान भी इसमें मुख्य कारक माना जाता है, राइट। इसके बाद जल मानसून को निर्धारित करने में यहाँ पर पृथ्वी में जो भी आप जानते हो ऊंचा नीचा है, यानी कि कहीं पे ऊबड़ खाबड़ है, कहीं पे पठार है, नदियाँ हैं, तो ये भी आप इसमें डिपेंड करती हैं जलवायु या मानसून को निर्धारित करने में, राइट, मानसून को निर्धारित करने में। और चौथा पॉइंट है IT CZ, आप ये भी लिख सकते हो, क्योंकि IT जो इंट्रोट्रॉपिकल जो जोन है, कन्वेंशन जोन है, इंटरनल ट्रॉपिकल कन्वेंशन जोन है, ये अगर आप देखोगे ना तो ये भी मेन माना जाता है जलवायु को, अर्थात मानसून को या जलवायु को निर्धारित करने में। मानसून का मतलब मौसम से आप जोड़ सकते हो, लेकिन ये मानसून है ना, मानसून जो रहता है ये आप देखोगे तो ये साल भर रहता है, साल भर रहता है। भले ही भारत में साल भर ना हो, लेकिन अन्य देशों में कहीं ना कहीं तो ये साल भर रहता है ना, पूरे साल भर रहता है। तो कहीं पे समय अलग अलग होता है इसका, किसी देश में कई कुछ अलग समय पे रहता है, भारत में कुछ अलग समय पे रहता है, लेकिन रहता तो है ना। चलो, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए, इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो वैसे बहुत सारे और भी घटक हैं, तापमान है, दाब भी है, कोरियोलिसिस है, पृथ्वी का परिक्रमण है, राइट। साथ ही साथ अगर देखोगे तो मौसम में पृथ्वी का घूर्णन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम के अंतर्गत अगर आप देखोगे तो इसमें पृथ्वी का जो घूर्णन है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, राइट। क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन है वो 24 घंटे के अंतर्गत पूरा हो जाता है। तो 24 घंटे में जो जो स्थितियां बनेगी, कभी सर्दी कभी गर्मी कभी सर्दी, तो ये स्थितियां बनेंगी, तो ये भी एक डिसाइड करता है पृथ्वी का घूर्णन पर। ओके, तो ये भी मौसम को डिसाइड करता है, तो ये भी जिम्मेदार होता है। लेकिन आप जानते हो कि जलवायु डिसाइड करने में पृथ्वी का परिक्रमण काल इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है, क्योंकि वो तो 24 घंटे में चक्कर लगा लिया, लेकिन पृथ्वी का परिक्रमण काल लंबे समय में 365 दिन में होता है। तो उसी समय में जो मानसून का लौटता हुआ मानसून हो या आप दक्षिण पश्चिम मानसून हो, तो इन मानसून में अगर देखोगे तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्टर माना जाता है वो माना जाता है पृथ्वी का परिक्रमण काल। क्योंकि पृथ्वी का परिक्रमण काल जो है वो 365 दिन में होता है। तो लौटता हुआ मानसून जो आता है या जाता है, ये अगर आप देखोगे ना तो ये डिपेंड करता है पृथ्वी का परिक्रमण काल पे। और पृथ्वी का परिक्रमण काल जो रहता है वो आप जानते हो सूर्य का जो यहाँ पे कर्क और मकर रेखा के बीच जो रहता है वो इसी पे ही माना जाता है, समझ रहे हो। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलो, तो आप जानते हो कौन कौन से भारत में मानसून है। तो मानसून में अगर देखोगे मानसून कौन कौन सा है भारत में, तो दक्षिण पश्चिम मानसून है। कौन कौन सा? दक्षिण पश्चिम मानसून है। दूसरा आप देखोगे तो इसी में आता है उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून आता है। तीसरा है ग्रीष्मकालीन मानसून, ग्रीष्मकालीन मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून एक्चुअली में देखा जाए तो ये लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है, इसे लौटता हुआ मानसून, ठीक। चलिए, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि भारत की उष्णकटिबंधीय जलवायु मानी जाती है, राइट। भारत की उष्णकटिबंधीय जलवायु मानी जाती है। इसका रीजन क्या है? जलवायु को तो आपने समझ लिया कि ये लंबे समय में, लंबे 1 साल 2 साल की बात नहीं है, 50 साल लग जाते हैं। लंबे समय में थोड़ा थोड़ा
थोड़ा थोड़ा चैन में, क्योंकि आप जानते हो जितने भी हमारे यहाँ पर पृथ्वी पर जो भी महाद्वीप हैं वो धीरे धीरे 16 सेंटीमीटर ऊपर की ओर खिसक रहे हैं उत्तर की ओर। तो इससे क्या है, जलवायु को ये डिसाइड कर रहे हैं, तो धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, जलवायु में धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। तो इसी बदलाव के कारण हमारे यहाँ पर जो पृथ्वी पे जो सूर्य है, आप जानते हो जैसे पृथ्वी है ये सूर्य है, तो आप जानते हो जब आप जानते हो कि यहाँ पर क्या है, अपना भारत है, ये भारत है। तो आप जानते हो कि जब कर्क रेखा से गुजरता है, ये कर्क रेखा से गुजरता है, तो भारत कर्क और मकर रेखा आप जानते हो ये है। तो भारत देखो, भारत देखो कहाँ आ रहा है, कर्क रेखा के नीचे आ रहा है, कर्क रेखा के नीचे आ रहा है। तो ये जो जलवायु मानी जाती है ना, ये मानी जाती है उष्णकटिबंधीय जलवायु। भारत भी देखो आप पृथ्वी भी अगर देखोगे तो ये कई कटबंधों में बटी हुई है। पृथ्वी जो है वो कई कटबंधों में बटी हुई है। इसी कटबंधों के आधार पर ही, इसी कटबंधों के आधार पर ही पृथ्वी में जो कटबंध हैं वो डिसाइड कर रहे हैं जलवायु को, वो डिसाइड कर रहे हैं जलवायु को। देखो जैसे आप जानते हो कि ये जैसे पृथ्वी है, एक मिनट गो, ये जैसे पृथ्वी है राइट, तो पृथ्वी पे आप देखोगे ये जो बीच का क्षेत्र है 23.5 वाला, ये आपका कौन सा क्षेत्र है, ये माना जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का मतलब है यहाँ पर उष्णता ज्यादा रहती है, यानी कि सूर्य का तापमान है या सूर्य जो है उसका प्रकाश वर्ष भर रहता है, वर्ष भर रहता है, ठीक है। इस वजह से ये क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय है, क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय। इसी का अगर ऊपर देखोगे तो ऊपर यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, तो यहाँ पर आपको मिलेगी, आपको मिल जाएगी ऊपर वाला आर्कटिक रेखा। जो आर्कटिक रेखा होती है ऊपर है 66.5 डिग्री ऊपर मिलेगी, राइट। तो ये आपको मिल जाएगी आर्कटिक रेखा। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ये आपको मिलेगा शीतोष्णकटिबंधीय, ये आपको मिलेगी अंटार्कटिक जो रेखा होता है ऊपर वाली नीचे की, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, शीतोष्णकटिबंधीय। इसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है शीतकटिबंधीय, ये शीतकटिबंधीय है, लेकिन इसको और भी कई भागों में अलग अलग विभाजित करते हैं, समशीतोष्णकटिबंधीय, समशीतोष्णकटिबंधीय, ठीक है, कटबंध ऐसे बोलते हैं, ओके। तो इधर भी देखोगे उष्णकटिबंध में भी उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी आ जाता है ऊपर वाला। तो ये जो है हम नहीं पढ़ने वाले हैं, राइट, ये हम सब पढ़ चुके हैं। यहाँ पर केवल एक मेन पॉइंट समझना है, केवल समझना होता है बस, ठीक है। तो अब बात ये करते हैं कि ये कटबंध है, राइट, और ये कटबंध के आधार पर, और ये कटबंध को डिसाइड कौन कर रहा है, वो तो कर रहा है सूर्य। तो एक कटबंध के आधार पर ही यहाँ पर जो जलवायु है वो निर्धारित की जाती है। जलवायु जो है उसको निर्धारित कौन करते हैं, कटबंध निर्धारित करते हैं। और कटबंध को कौन निर्धारित करता है, वो करता है सूर्य, राइट। तो आप जानते हो जैसे कि ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, क्योंकि कर्क और मकर रेखा पे सूर्य जो रहता है वो वर्ष भर रहता है, सूर्य जो है वो कर्क और मकर रेखा पर ही रहता है, इसलिए सूर्य कि ये वाला जो क्षेत्र माना जाता है ये माना जाता है उष्णकटिबंधीय। और जबकि जो भारत है, भारत देखोगे तो भारत की अवस्थिति अगर आप देखोगे तो ये जैसे क्या है, भूमध्य रेखा, ये है आपकी कर्क रेखा। तो भारत जो है एक्चुअली में यहाँ पर अवस्थित है, ओके, ऐसा अवस्थित है। तो भारत से बीचों बीच गुजरती है कर्क रेखा, भारत से बीचों बीच गुजरती है कर्क रेखा, समझ रहे हो, भारत से बीचों बीच गुजर रही है कर्क रेखा। तो इसी वजह से आप जानते हो भारत का कुछ हिस्सा जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय जो भारत है ये नीचे का भारत है, राइट। तो ये नीचे वाला जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है आधा, ये पूरा किस में आता है, ये आता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। इसलिए यहाँ पर जो भी जलवायु होगी वो उष्णकटिबंधीय जलवायु है, इसलिए पृथ्वी जो भारत जो है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत माना जाता है, समझ रहे हो। वो किसके अंतर्गत माना जाता है, उष्णकटिबंधीय के अंतर्गत। ऊपर भले ही भारत का थोड़ा हिस्सा क्यों ना हो, ऊपर भले ही ऊपर का भारत का हिस्सा है, भारत का हिस्सा है, लेकिन आप जानते हो जब प्रकाश यहाँ से आता है, यहाँ से आता है ना, तो ऊपर भी इधर भी तो आता है, कुछ इधर भी तो आता है। तो ऊपर वाला जो क्षेत्र है ना वो इतना ठंडा नहीं होता है, इतना ठंडा नहीं होता है, गर्मियों में थोड़ा हल्का ठंडा रहता है लेकिन इतना नहीं होता है, समझ रहे हो। इसलिए ये वाला जो क्षेत्र माना जाता है, ये जो ये जो पृथ्वी जो भारत जो है वो एक्चुअली में उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत माना जाता है। तो आप यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु, राइट।
अब बात ये आती है कि ये तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है, ओके, ये क्या है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है। अब बात यहाँ पे है कि मान लो कि जैसे उष्णकटिबंधीय जलवायु इतना क्षेत्र है, इतना क्षेत्र है। अब ये उष्णकटिबंधीय तो है, लेकिन उष्णकटिबंधीय के साथ साथ अगर आप देखोगे ना तो इसमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग और जलवायु भी होती है, राइट, और भी जलवायु भी मिल जाएगी आपको। जैसे जैसे भूमध्य रेखा पर जो जलवायु स्थिति देखने को मिलेगी, राइट, भूमध्य रेखा पर जो स्थिति मिलेगी उसे कहते हैं भूमध्य रेखीय जलवायु। उसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखीय जलवायु। लेकिन वो किसके अंतर्गत है, वो आपको मिलेगी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत। इसमें मिलेगी उष्णकटिबंधीय जलवायु का जो क्षेत्र है उसी के अंतर्गत मिलेगी, लेकिन उसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखीय जलवायु, राइट। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखीय जलवायु, क्योंकि जो भूमध्य रेखा पे जो जलवायु की स्थिति रहेगी उसे बोलते हैं भूमध्य रेखीय जलवायु। जबकि दूसरी अगर आप देखोगे तो वो है सवाना तुल्य जलवायु। सवाना, सवाना अगर आप देखोगे तो सवाना तुल्य जलवायु, सवाना तुल्य वाली जलवायु अगर आप देखोगे ना तो जैसे ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के ऊपर वाला जो हिस्सा है, थोड़ा ऊपर वाला, ठीक, ये आपको सवाना तुल्य जलवायु वाला क्षेत्र मिल जाएगा यहाँ पे। क्योंकि आपको देखोगे तो यहाँ पर जो सवाना के आपको जंगल मिलेंगे, ठीक, तो इस वजह से यहाँ पे सवाना तुल्य जलवायु है, सवाना तुल्य जलवायु है, क्योंकि वो भूमध्य रेखा से थोड़ी एक्सचेंज मिलती है, थोड़ी बदलाव पूर्ण मिलती है, इसलिए वो सवाना तुल्य जलवायु है। इसके बाद देखो मरुस्थलीय क्षेत्र भी मिलते हैं आपको, क्योंकि आप जानते हो उपोष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होता है, उष्णकटिबंध के अंतर्गत ही उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र आता है, तो उसमें अगर आप देखोगे तो मरुस्थलीय क्षेत्र मिलेंगे। वहाँ पर जो प्रेशर रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, ऊपर से प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, इसकी वजह से ऊपर प्रेशर है, टेम्परेचर है, समझ रहे हो, तापमान भी है, तो वहाँ पर जो जलवायु रहेगी वो मरुस्थलीय जलवायु होती है। तीसरी जो आती है मरुस्थलीय जलवायु, और ये मरुस्थलीय जो जलवायु है एक्चुअली में आपको उपोष्ण जो कटिबंधीय क्षेत्र होता है वहाँ मिलते हैं। जितने भी मरुस्थल आपको मिलेंगे ना ये उपोष्ण कटिबंधीय मिलेंगे, जहाँ पर जलवायु या हम कहते हैं वायु जो होती है वो बैठती है। यहाँ पर क्या करती है, वायु बैठती है। तो एक्चुअली में वायु जब बैठती है ना, तो जब बैठती है तो उसका टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, जैसे नीचे बैठती है तो हाई रहता है टेम्परेचर, दबाव मारती है, नीचे दबाव मारती है, तो इसलिए आप जानते हो टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, इसलिए यहाँ की जो मिट्टियाँ होती हैं वो मरुस्थलीय सिलिकेट हो जाती हैं। कैसी हो जाती है, सिलिकेट, बालुई मिट्टी हो जाती है, राइट। चलिए चौथा अगर आप देखोगे तो चौथे में अंतर्गत मानसूनी तुल्य जलवायु होती है। मानसूनी तुल्य जलवायु यानी कि मानसून के आने के अकॉर्डिंग जलवायु परिवर्तन होता है, ठीक है, यानी कि सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन होने की वजह से जो मानसून परिवर्तन होता है, जो मानसून परिवर्तन होता है वो मानसूनी जलवायु कहलाती है। और मानसूनी जलवायु में ही भारत आता है। भारत भूमध्य रेखीय जलवायु में है क्या, नहीं है। भारत सवाना तुल्य जलवायु में है क्या, नहीं है। मरुस्थलीय में है क्या, नहीं है। इसलिए ये भारत जो है वो मानसूनी तुल्य जलवायु के अंतर्गत ही आता है। देखो यहाँ पे ये जैसे पृथ्वी है, राइट, तो क्या भूमध्य रेखा पर भारत है क्या, नहीं है। ऊपर वाला सवाना वाला क्षेत्र में क्या भारत है क्या, ऊपर वाले क्षेत्र में इधर कहीं भारत है क्या, नहीं है। भारत मिलेगा आपको इधर वाले क्षेत्र में, ओके, यहाँ पर, ठीक है। तो सवाना वाला क्षेत्र ले लो, भूमध्य रेखीय क्षेत्र ले लो, यहाँ पर आपको ये भूमध्य रेखीय और सवाना तुल्य वाला क्षेत्र मिलेगा, और यहाँ पर जो है भारत नहीं है, राइट। तो भारत की जो जलवायु है वो भूमध्य रेखीय और सवाना तुल्य जलवायु नहीं है। इसके बाद आप जानते हो ऊपर अगर आप आओगे ऊपर वाले उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, तो भारत जो है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में कुछ हिस्सा आता जरूर है, उपोष्ण कटिबंध में आता जरूर है, ऊपर वाला हिस्सा आता है, लेकिन वो मानसून से प्रभावित नहीं होता है, समझ रहे। वो हम बताएंगे मानसून से क्यों नहीं प्रभावित होता है। वो मानसून से प्रभावित नहीं होता है, मानसून से प्रभावित होता है आपका पूर्वी ये वाला क्षेत्र, ये ऊपर का नहीं होता है, इधर वाला क्षेत्र होता है, इधर वाला, और जबकि नीचे का क्षेत्र। इसलिए यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ मरुस्थल जरूर है भारत में, मरुस्थल है, लेकिन भारत की मरुस्थल जो होता है तो एक्चुअली में कुछ ज़्यादा क्षेत्र में नहीं है, वो थोड़े में है। राजस्थान वाला और पाकिस्तान एरिया में ज़्यादा है, राजस्थान में थोड़ा कम है, पाकिस्तान वाले में ज़्यादा है, ठीक है। तो राजस्थान में अगर आप देखोगे तो वहाँ की जो मरुस्थलीय क्षेत्र जो है तो वो जो डिसाइड करता है ना, वो डिसाइड जो वो मानसून वो वहाँ पर किस लिए है, वहाँ पर पवनें आप देखोगे ऊपर से दबती नीचे बैठती नहीं देती हैं, ऊपर से नीचे नहीं बैठती हैं, ये याद रखना। वो क्यों है वो हम आपको समझाएंगे, लेकिन वहाँ पर पवनें नीचे नहीं बैठती हैं, ये माइंड में सेट कर लेना, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ याद रखना, जो मानसूनी जो जलवायु है वो इसलिए है क्योंकि
आप देखोगे जब सूर्य, ये मानसूनी जलवायु जो है वो सूर्य पे डिपेंड करती है, सूर्य का उत्तरायण दक्षिणायन। तो जब जब कर्क रेखा पे सूर्य आता है, तो कर्क रेखा पे जब सूर्य आता है तो आप जानते हो यहाँ वाला जो सब मतलब इस प्रकार से जब गुजरता है प्रकाश, तो आप जानते हो यहाँ पर जो तापमान रहता है बहुत ही ज़्यादा तेज रहता है, यहाँ पे टेम्परेचर तेज रहता है। तो इसलिए यहाँ पर आप देखोगे तापमान अधिक होने की वजह से, तापमान अधिक होने की वजह से आप जानते हो कि जो यहाँ की पवनें होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। हमेशा याद रखना, जो भारी पवन होगी, हल्की पवन होगी, वो भारी पवन जो होती है वो हल्की पवन की ओर प्रभावित करती है, और हल्की पवन जब भारी से टकराती है तो हल्की पवन ऊपर उठ के चली जाती है, और वो तापमान में और वो सापेक्षिक आर्द्रता को धारण करती है। ज़्यादा ज़्यादा फैलेगी, सापेक्षिक आर्द्रता वृद्धि होगी, लेकिन एक समय तक सापेक्षिक आर्द्रता पर घटती भी है। ज़्यादा फैलेगी तो एक समय तक तो बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, और जब क्षमता तक वो बढ़ जाती है और ज़्यादा फिर पवन फैलती रहती है तो वो सापेक्षिक आर्द्रता उसकी कम होने लगती है। ओके, तो एक चीज़ देखो, कोई भी चीज़ होता है वो न्यूट्रल में एक न्यूट्रल बोला जाता है, तो वो चीज़ होना एक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर है तो फिर वो घाटे में भी हो सकता है। तो यही चीज़ें यहाँ पर भी देखने को मिलती हैं, समझ रहे हो। तो एक चीज़ यहाँ पर सेट कर लो कि जब मान लो प्रकाश यहाँ से आता है ना, इधर से कर्क रेखा पे, तो क्योंकि हमारी ये कौन सी है, मानसूनी जलवायु है। कौन सी है, भारत की मानसूनी जलवायु है। अब थोड़ा अपने यहाँ पे मानसूनी जलवायु को इतना समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया हो गया। तो भारत कहाँ पे है, भारत है मानसून, भारत है मानसूनी जलवायु के अंतर्गत। क्वेश्चन ये पीसीएस वगैरह पूछा जाता है कि भारत कौन सी जलवायु के अंतर्गत आता है, तो वो आता है मानसून जलवायु या मानसूनी जलवायु के अंतर्गत। चलिए, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब हम थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। सॉरी। आप जानते हो कि जैसे ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। ओके, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी पे आप देखोगे ये है आपकी भूमध्य रेखा, और ये है आपकी कर्क रेखा, ये है आपकी मकर रेखा। और आपको मैंने पढ़ाया था, पवनों को विषय में पढ़ाया था, ठीक, क्या पढ़ाया था, पवनों। पवनें जो होती हैं वो 3 टाइप की आपको मिलेंगी, स्थाई, अस्थाई, स्थाई पवनें मिलेंगी, स्थाई पवनें। और स्थाई पवनों में आपको मैंने बताया था 3 पवनें, ठीक। इसके अंतर्गत आपको मैंने कौन कौन सी बताई थी, एक बताई थी आपको व्यापारिक पवनें, और दूसरी जो थी वो है पछुआ पवनें, और तीसरी जो है ध्रुवी पवनें, राइट। ये जो 3 पवनें हैं इनको हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़ाया था तो इसमें हमने बहुत ज़्यादा डिटेल से समझाए थे। यहाँ डिटेल से नहीं, थोड़ा नॉर्मल हम समझ लेंगे, ITCZ को लेके थोड़ा समझाना है। उसी से ही हमारे यहाँ की जो जलवायु है वो डिसाइड होती है, मानसूनी जलवायु। एक्चुअली में आप देखोगे मानसून आने का कारण क्या है, मानसून आने का कारण यही है पृथ्वी का परिक्रमण। पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी परिक्रमा कर रही है, ठीक है। तो इससे क्या है कि सूर्य जो है उत्तरायण दक्षिणायन हो रहा है, उत्तरायण दक्षिणायन हो रहा है। तो इसी वजह से ही कहीं पर टेम्परेचर हाई, कहीं पर कम, इस वजह से जो पवनें होती हैं उनका भी डिसबैलेंस बदलता रहता है। कभी जो प्रभावित जो धारा होती है उसमें भी आप देखोगे परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे आप जानते हो, मान लो हमारा हमें केवल भारत के संदर्भ में पढ़नी है, ठीक, भारत के संदर्भ में पढ़ना है। तो आप जानते हो जैसे ये जैसे भारत है, ओके, ये है हमारा भारत। तो आपको पता होना चाहिए, थोड़ा हम इसको एक बार ऐसे समझा, तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे मान लो कि सूर्य इस स्थिति में है, सूर्य इस स्थिति में है, और जैसे सूर्य यहाँ से गुजरता है, सूर्य यहाँ से गुजरता है, तो आप जानते हो इसका जो ITCZ होता है वो आपको यही मिलेगा। ITCZ में जो परिवर्तन होता है ना, जो ITCZ की जो बेल्ट होती है वो एक्चुअली में बदलती किस वजह से है, वो बदलती है सूर्य का उत्तरायण दक्षिणायन होने, उत्तरायण दक्षिणायन होने की वजह से ही बदलती है। ओके, तो अब बात ये आती है कि एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो इस जो कर्क रेखा, सॉरी, भूमध्य रेखा पे जब सूर्य गुजरता है, भूमध्य रेखा पे जब सूर्य इस प्रकार से जाता है, तो आप जानते हो इसका जो ITCZ होता है, मतलब जो इंटरनल ट्रॉपिकल कन्वेंशन जोन है, ओके, ये जो है एक्चुअली में देखा जाए तो यही मैन होता है जलवायु को निर्धारित करने में। ये कैसा है, मैन होता है,
ठीक है, क्योंकि आप जानते हो ये किसको फॉलो करता है, ये करता है तापमान को, ये किसे करता है, तापमान को। और आप जानते हो जैसा जैसा तापमान होगा, जैसा जैसा तापमान होगा, ITCZ की जो समताप रेखा होती है, ITCZ की समताप रेखा है वो उसी अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, आपको ITCZ की जो समताप रेखा है कभी ऐसी नहीं मिलेगी, वो आपको ऐसी मिलेगी, ऐसी। इसका ऐसा होने का कारण क्या है, इसका होने का कारण ये है कि आप जानते हो कहीं पर आपको पर्वत मिल जाएंगे, कहीं पठार मिलेंगे, कहीं पे नदियां मिलेगी, कहीं पे उचास, कहीं पे ढलान है, राइट, तो कहीं समुद्र है, कहीं कुछ है। तो इसकी वजह से जो सूर्य का तापमान रहता है वो भले ही फॉलो करता है, भले ही इसे फॉलो कर रहा है अक्षांश को, लेकिन उसका टेम्परेचर जो होता है ना वो सभी जगह एक समान नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। वो तापमान तो सब जगह जा रहा है, सब जगह जा रहा है, लेकिन आप जानते हो कहीं पर ऊंचाई है, कहीं निचाई है, इसकी वजह से आप जानते हो समताप रेखा है वो सभी जगह एक समान नहीं मिलेगी, वो केवल फॉलो करती है समान तापमान को। तो समान टेम्परेचर को वहीं फॉलो करेगी जहाँ पर सूर्य का टेम्परेचर एक समान होगा। मान लो इस हिस्से पे एक समान है, राइट, इस हिस्से पे एक समान है, लेकिन हो सकता है इस हिस्से पे समान ना हो, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है पर्वत हो, समझ रहे। अब यहाँ पे आ जाओ, अब मान लो इधर आ गए, अब देखो ऊपर साइड कोई पर्वत हो, अब देखो इस प्रकार से, अब मान लो कि यहाँ पर आप मान लेते हैं कोई समुद्र हो इस जगह पे, और समुद्र पे आप जानते हो तापमान जो होता है इसकी तुलना में, जहाँ पे स्थल क्षेत्र की तुलना में बहुत कम मिलता है। स्थल जो होते हैं वो जल्दी से गर्म हो जाते हैं, जबकि ये वाले जो हैं जो ये जल होता है, जल क्षेत्र होता है बहुत लंबे समय में गर्म होता है, धीरे धीरे गर्म होता है। इसकी आप देखोगे तो आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है, धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, समझ रहे हो। तो ये लंबे समय तक टेम्परेचर को धारण करता रहता है। अब बात ये आती है कि जैसे देखो इस प्रकार से है, तो ये स्थिति क्यों है, ये कहीं कहीं यही कारण है कि जहाँ जहाँ ये टेढ़ी मेढ़ी है, जहाँ जहाँ जिगजैग तरीके से दिख रही है ना, जिगजैग तरीका से दिखने का मतलब यही है कि यहाँ पर जो प्रकाश है, प्रकाश का जो टेम्परेचर है वो एक समान है, ठीक है। लेकिन सीधा सीधा इसलिए नहीं है क्योंकि पृथ्वी की पृथ्वी की स्थिति पर जो समतल चीज़ें एक समान सब जगह नहीं मिलेंगी, कहीं पर उचास है, कहीं पर्वत पठार नदियाँ इस प्रकार से है, तो वहाँ पर सब जगह टेम्परेचर है वो समान नहीं मिलता है। लेकिन वो फॉलो जो करता है वो अक्षांश को ही करता है, ये बात याद में रख लेना, ठीक है। अब बात ये आती है कि व्यापारिक पबने मैंने आपको बताया था, व्यापारिक पबने आपको मैंने बताया था, वो कहाँ चलती हैं, वो चलती हैं केवल केवल आपके कर्क और मकर रेखा के बीच में। वो कहाँ चलती हैं, कर्क और मकर रेखा के बीच में चलती हैं। तो यहाँ समझो थोड़ा, तो आप जानते हो कि जब सूर्य इस स्थिति में रहता है भूमध्य रेखा पे, भूमध्य रेखा पे रहता है, तो हमेशा याद रखना भूमध्य रेखा पे कभी भी पवनें जो होती हैं वो टकराती नहीं, भूमध्य रेखा पर कभी पवनें आमने सामने नहीं टकराती। यहाँ पर आप देखोगे, जैसे आप जानते हो ये क्या है, व्यापारिक पवन है, ये देखो व्यापारिक पवन है, राइट, ये क्या है, व्यापारिक पवन है। मैंने आपको बताया था व्यापारिक पवनें आपको मैंने पढ़ाया था, तो जो उस पर बल लगता है ना, ठीक है, इस प्रकार से चलती हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जो उत्तरी कोरियोलिसिस जो बल है, कोरियोलिसिस जो बल है वो एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो उत्तरी गोलार्ध में किधर लगता है, इसके दायां ओरी, किधर लगता है, दायां ओरी। देखो इस साइड लग रहा है, देखो इस साइड, तो पवन पवन की दायां ओरी लगता है। और जबकि उत्तरी गोलार्ध में सॉरी दक्षिणी गोलार्ध में देखोगे तो इसके लगता है बायां ओरी। देखो इधर बायां ओरी लग रहा है, इसका बायां इधर है, इधर साइड देखो तिरछी है, बायां ओरी लग रहा है। अब बात आती है कि भूमध्य रेखा पर ये जो बल होता है इसका मान हमेशा जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। जीरो होने का कारण क्या है कि जैसे ही पवन यहाँ आती है, जैसे ही पवन यहाँ आती है तो यहाँ पर इसका मान जीरो हो जाता है, और जैसे ही पवन ऊपर जाती है तो फिर ये मुड़ जाती है 90 डिग्री पर। तो यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बनाती है पवन, भूमध्य रेखा पे 90 डिग्री का कोण बनाती है, और इसलिए इसका एक स्थिति में जो कोरियोलिसिस बल का जो मान है वो शून्य हो जाता है, वो हो जाता है भूमध्य रेखा पे, राइट। तो भूमध्य रेखा पे कभी बल कोरियोलिसिस बल नहीं लगता है, ये याद रखना। और जैसे ही पवन ऊपर जाती है तो इसके दाएं ओरी बल फिर लगने लगता है, और वो दायां और बायां बल लगने का कारण क्या है, वो है पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन है। पृथ्वी के घूर्णन की वजह से ही ये जो बल है दायां बायां लगता है, राइट, दायां बायां लगता है, उसका कारण है पृथ्वी का घूर्णन, ठीक है। चलिए, तो ये डिपेंड
जो करता है ना, ये पृथ्वी घूर्णन पे करता है। और एक चीज़ और याद रखना, इस पे पृथ्वी कोरियोलिसिस बल है, और एक चीज़ पे और डिपेंड करता है, वो करता है उत्प्लावन बल पर। उत्प्लावन बल पर देखो, पृथ्वी जब घूमती है ना, तो इससे बाहर चीजें जो इसके अंदर होती हैं ना, वो बाहर ओरी फेंकती हैं, राइट, बाहर ओरी फेंकती हैं। इसे उत्प्लावन बल नहीं, सॉरी, अपकेंद्रीय बल पर, इसे लगता है अपकेंद्रीय बल। तो अपकेंद्रीय बल जो है, आपने हमेशा देखा हो, अपकेंद्रीय बल होता है मतलब केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, इसे कहते हैं अपकेंद्रीय बल। हम फिजिक्स पढ़ाएंगे तब बता देंगे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा समझ लो। तो आप जानते हो अपकेंद्रीय बल लगता है इसके बाहर, केंद्र से बाहर की ओर, आउटर, आउटसाइड में लगता है। तो इसलिए आप जानते हो कि ये कोरियोलिस जो बल है, जब पृथ्वी घूमती है तो ये बाहर की ओर जाता है। देखो बाहर की ओर जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है। अब मान लो भूमध्य रेखा पे आया तो ये मान 0 हो गया। अब पृथ्वी फिर इस प्रकार से घूम रही है, तो फिर आप जानते हो फिर ये बाहर की ओर, बाहर की ओर। तो ये ना, ये स्थिति बाहर की ओर है। पवन है जो आप देख रहे हो, जो अंतर, जो ये आपकी पृथ्वी जो है ना, ये यहाँ पे केवल 2 डायमेंशनल में हम आपको बता रहे हैं, वैसे 3D में होती है, राइट। तो ये जो है ना, ये बाहर की ओर है, ये अंदर की ओर, ये देखो बाहर की ओर है, ये बाहर की ओर है, अंदर की ओर नहीं है, ये बाहर की ओर है, बाहर की ओर जा रही है। तो इसलिए इस पर जो काम करता है कोरियोलिस बल के साथ, ये किस पे डिपेंड करता है, वो अपकेंद्री बल पे डिपेंड करता है। अब समझो यहाँ पे, अब बात ये आती है कि ये तो एक समान स्थिति में चलती रहती हैं, ये तो एक समान स्थिति में इस प्रकार से चलती रहती हैं। देखो ये चल रही हैं, ठीक, ये चल रही हैं, ये आपकी क्या है, व्यापारिक पवनें हैं। ये क्या है, आपकी व्यापारिक पवनें हैं। तो आप जानते हो कि ये इस प्रकार से चल रही हैं। तो अब आप जानते हो इधर से, आप जानते हो इधर आती हैं, देखो इधर से इधर आ रही, इधर से इधर जा रही है, इधर से इधर आ रही, ओके, इधर से इधर आ रही। एक्चुअली में आप देखोगे इधर से इधर, और ये आपकी होती हैं पछुआ पवनें। ये आपकी कौन होती हैं, पछुआ पवनें। ये आपकी कौन होती हैं, पछुआ पवनें। जबकि ये वाली जो पवनें हैं, ये हैं आपकी व्यापारिक पवनें। पछुआ पवनें आप देखोगे, पछुआ पवनें वही होती हैं जो पश्चिम की दिशा की ओर प्रभावित होती हैं, उन्हें बोलते हैं पछुआ पवनें। तो आप यहाँ पे देखो क्या स्थिति बनती है। आप जानते हो भूमध्य रेखा पर जब इधर से देखो ये पवन आ रही, राइट, इधर से ये पवन आ रही है, ओके, इधर से ये देखो आ रही, और इधर से ये आ रही। तो एक्चुअली में यहाँ पर आप जानते हो ये पवनें आमने सामने नहीं टकराती हैं, आमने सामने नहीं टकराती हैं। इसका कारण यही है कि यहाँ पर आप देखोगे ताप, जब यहाँ पे देखोगे जो ITCZ जब भूमध्य रेखा पर होता है, तब ये पवनें कभी भी आमने सामने नहीं टकराती हैं, ये तिरछी टकराती हैं। इसलिए भूमध्य रेखा पर कभी भी चक्रवात नहीं बनते हैं। भूमध्य रेखा पे कभी चक्रवात नहीं बनते, चक्रवात बनते हैं इसके मतलब कि जो 0 से आप देखोगे ऊपर वाला, 0 से 5 डिग्री, 0 से नीचे 5 डिग्री है, ये वाला जो क्षेत्र होता है, ये डोल्ड्रम पेटी होती है। और डोल्ड्रम पेटी ऐसी पेटी होती है, यहाँ पर जो पवनें होती हैं उठती रहती हैं, पवनें होती हैं, एक्चुअली में टकराती नहीं है, ये उठती रहती हैं ऊपर, जैसे ही आपस में आई और ऊपर उठ गई, ऊपर उठ के चली जाती हैं ऊपर साइड में, ठीक है। तो ये चीज़ें हम सब यहाँ नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहे हैं, राइट, केवल यहाँ समझो। अब बात देखो क्या होती है। अब बात ये आती है कि अभी तो ITCZ यहाँ पर है, ये कब कब है, ये है आपका 21 मार्च को और 23 सितंबर को, ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर को यहाँ होता है। अब देखो, अब जैसे ही ये यहाँ से गुजरता है अप्रैल में, ठीक, अप्रैल में यहाँ से जाएगा, मई में यहाँ से जाएगा, मई में यहाँ से जाएगा। अब देखो, अब ITCZ जो है ना, वो किसे किसे फॉलो कर रहा है, वो कर रहा है तापमान को। और सूर्य का जैसे जैसे ऊपर तापमान जाएगा ना, यहाँ पे, अब यहाँ पे सूर्य आ गया, तो अब देखो यहाँ से जा रहा है, एक सूर्य का तापमान यहाँ से जा रहा है, तो ITCZ है वो यहाँ आ गया। ITCZ है जो बेल्ट है इसकी, ये यहाँ आ गई। अब देखो यहाँ पर जैसे ही बेल्ट आ गई, सुनना, अब यहाँ पे बेल्ट आ गई, तो अब क्या होता है कि ये जो पवनें हैं, ये जो पवनें हैं, इनकी गति और तेज हो जाएगी। भारी पवन होती है ना, भारी पवन, वो अगर आप देखोगे ना, तो वो भारी होती है, वो हाई से लो की तेज तेज चलती है। नीचे वाली पवन हमेशा याद रखना, वो बहुत तेज चलती है, नीचे साइड में, नीचे साइड बहुत तेज चलती है। तो ये जो पवन है, ये पवन क्या करती है, इसको पार करते हुए इस प्रकार से मुड़ जाती है। देखो यहाँ समझो, जैसे ये भूमध्य रेखा है, और आपका ये सूर्य आ रहा है यहाँ पे, और ये आपका अप्रैल मई, एक मिनट बताओ, हाँ थोड़ा समझ लो। जैसे ये है आपका मध्य रेखा, तो ये है मान लो अप्रैल,
और ये है मई और ये है जून। तो आप देखो, अब सूर्य का प्रकाश जब यहाँ पे आता है इस स्थिति में चलता है, यहाँ वाली स्थिति में, इस क्षेत्र विशेष में जब चलता चलता है ना, तो अब क्या होता है कि ये वाली जो व्यापारिक पवनें हैं, ये जो व्यापारिक पवनें हैं एक्चुअली में अगर आप देखोगे ना, ये वाली इधर साइड से चल रही हैं, तो ये भूमध्य रेखा को पार करके यहाँ आ जाती हैं। और ये आ क्यों जाती हैं, इसका कारण ये है कि ITCZ है ऊपर खिसक गया। पवनों का जो ITCZ है ना, तापमान से निर्धारित करता है, वो ऊपर खिसक गया। और ऊपर जैसे ही खिसका तो ये वाली जो पवन है बाद में आती है इधर साइड से, और जैसे ही आई तो इसका आमना सामना होता है, इसका आमना सामना होता है। तो आप जानते हो कि अप्रैल मई में सबसे ज़्यादा क्या आते हैं, चक्रवात आते हैं सबसे ज़्यादा। वो आने का यही है कि ITCZ है अप्रैल में और ऊपर है, मई में इसके ऊपर और ऊपर जाएगा, जून में यहाँ पे आ जाता है ITCZ। तो ITCZ जो है वो ऊपर तक जाता है, ITCZ ऊपर तक जाता है। लेकिन आप देखोगे ऊपर अगर ITCZ है ना, वो थोड़ा आपको इस प्रकार से मिलेगा, नीचे भी मिलेगा। ITCZ कभी एक समान नहीं रहेगा, ITCZ कभी एक समान नहीं रहेगा। वो डिपेंड करता है किस पे, वो तापमान को, तापमान एक समान होगा वहीं वहीं उसी हिसाब से जाएगा। तो अब देखो पवन, तो पवन भी हमेशा आप देखोगे, ये मैंने सीधी रेखा में आपको जरूर बनाई है। एक्चुअली पवन की रेखा जो होती है ना, वो तिरछी होती है इस प्रकार से, कभी इस प्रकार से, कभी इस प्रकार से, ओके, कभी इस प्रकार से। आपने देखे हो कि कभी कभी इस प्रकार से भी चलती है। ये क्यों चल रही है, ये निर्धारित कर रही है पृथ्वी की ऊबड़ खाबड़, कहीं जगह कहीं उचास है कहीं निचास है, इस वजह से, ठीक है। उच्चाबच, कहीं पर उच्चाबच है, उच्चाबच की वजह से आप जानते हो यही जो पवनें होती हैं वो समताप रेखा को फॉलो कर रही हैं। समताप रेखा, जहाँ पर टेम्परेचर कम कम है वहीं पर हाई प्रेशर वाली पवनें जा रही हैं, हाई प्रेशर वाली पवनें जा रही हैं। जहाँ पे टेम्परेचर मतलब ज़्यादा है ना, वहीं पे पवनें हाई प्रेशर वाली जा रही हैं। तो वो एक सीधी रेखा में नहीं जा पा रही हैं। उसका कारण है कि ये जो समताप रेखा, यही जो है अपना कैसा जो मैं जो एक मानचित्र बना रही है, ये कैसी बना रही है, जिगजैग तरीके की। तो उसी हिसाब से पवनें चलती हैं। तो अब बात ये आती है कि जैसे ऊपर गई तो ऊपर आप जानते हो कि यहाँ पे टकराती हैं, तो यहाँ पर क्या आते हैं, चक्रवात आते हैं, चक्रवात आते हैं। तो आप देखो ये मान लो क्या है, ये है आपका भारत। अब देखो क्या होता है, अब मान लो ITCZ यहाँ आ गया, ठीक, ITCZ यहाँ आ गया। फिर आपका देखो यहाँ से जब प्रकाश आता है तो ITCZ यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। एक समय में ITCZ यहाँ भी रहता है, लेकिन यहाँ पे वैसे रहता तो है, थोड़ा तिरछा रहेगा, तिरछा सब जगह है। तो आप जानते हो क्या होता है कि ITCZ जैसे ही यहाँ आता है तो ये वाली जो पवनें हैं, ये जो पवनें हैं आप जानते हो, ये जो पवनें होती हैं ये इस प्रकार से चली जाती हैं यहाँ पे, इस प्रकार से यहाँ चली जाती हैं, ठीक। तो आप जानते हो यही जो पवनें होती हैं, यही जो पवनें होती हैं जैसे ही यहाँ से जाती हैं तो यहाँ पर है आपका क्या, समुद्र। ये समुद्र है, ये देखो पवनें गई और फिर इस प्रकार से गई। ITCZ ऊपर हो गया ना, तो यही पवनें जो होती हैं ऊपर गई। तो ऊपर यही जो पवनें हैं इधर वाली दक्षिणी गोलार्ध की जो पवनें आती हैं, ये इस प्रकार से व्यापारिक पवनें गई और ये यहाँ से उठाती हैं वो जल, यहाँ पे उठाती हैं जल। यहाँ पे क्या है, अरब सागर है, ये अरब सागर। और ग्रीष्म काल में यहाँ से उठाती हैं जल और जल को धारण करती हैं, तो यहाँ वाले क्षेत्र में खूब वर्षा करती हैं। इस वाले क्षेत्र में केरल वाले तट है, ऊपर कर्नाटक है, मुंबई है, इधर आपने देखा हो पुणे वाले क्षेत्र बहुत वर्षा होती है, गुजरात क्षेत्र में बहुत वर्षा होती है, क्योंकि वो यही जो पवनें हैं ये यहाँ से उठा देती हैं। एक्चुअली में ये जो पवनें हैं ना ये नहीं आ पाती, ये नहीं आ पाने का कारण क्या है, क्योंकि टेम्परेचर रहता है हाई, और हाई टेम्परेचर रहता है। ये वाली जो ठंडी पवन इधर की आप देखोगे ठंडी वाली हैं, और जैसे ही इधर गुजरती हैं तो वो हो जाती हैं गर्म, और जैसे ही गर्म होती हैं ना तो यहीं से धारण करती हैं वो जल, इस यहाँ से अरब सागर से नीचे हिंद महासागर से, और धारण करती हुई इस प्रकार से बहुत बारिश करती हैं। तो बोलते हैं कि मानसून आ गया, ठीक, बोलते हैं मानसून आ गया। तो ग्रीष्मकालीन में आप देखोगे, ग्रीष्म क्षेत्र ग्रीष्म जब ऋतु आती हैं, गर्मी आती हैं, गर्मी के दिन आते हैं ना, तब आप देखोगे यहाँ पर खूब वर्षा करती भारी, समझ रहे हो। और आप देखोगे इसके बाद, चलिए इसके बाद आप जानते हो कि जो ITCZ यहाँ आ गया, राइट। अब ITCZ तो ये आता है। अब मान लो कि ITCZ है, एक समय में यहाँ भी तो आएगा, और जैसे ही यहाँ आता है तो ये जो पवनें आ रही थी इधर साइड की, ये जो पवनें आ रही थी इधर साइड की, अब ये इधर आ जाती हैं, इधर आ जाती हैं। और जब ये इधर से आती हैं ऊपर से जब ये आती हैं तो आप जानते हो ऊपर से आती हैं, तो ऊपर से आप जानते हो ऊपर वाला क्षेत्र आप देखोगे तो इस प्रकार से आती हैं। यहाँ तो यहाँ वाला में तो आपको इनको पानी मिलता नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो चाइना वाला क्षेत्र है, एक भूटान है, नेपाल है, लेकिन ये इस प्रकार से आती हैं
तो ये वाला जो तट है, कोरोमंडल तट है, यहाँ से उठाती हैं यही पवने कब, नवंबर दिसंबर में यही पवने यहाँ से जल उठाती हैं। ये है आपकी बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी से यहाँ वाले जो कोरोमंडल उत्तरी सरकार वाला जो क्षेत्र है बहुत तेज वर्षा करती हैं। तो ये होता है लौटता हुआ मानसून। ये कौन है, ये है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून, और ये है आपका लौटता हुआ मानसून। लौटता हुआ मानसून कब आता है, नवंबर दिसंबर में आता है, और ये आपका आता है आपका कब, ये है आपका जून जुलाई साइड में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको और डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। अभी तो थोड़ा नॉर्मल था, इसको डिटेल से और समझेंगे। ओके, चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसके 2-3 लेक्चर और चलेंगे, इसके बाद ये कंप्लीट होगा।